हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो हम जो इसका थ्योरी पोर्शन है वो सारा कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों के बारे में पढ़ाया जाएगा और उसके बाद ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है कि हमने जो थ्योरी पढ़ा है उससे हमारे को एमसीक्यूज बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़। प्राग ऐतिहासिक काल से क्या आशय होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसका मतलब होता है कि वह समय या काल जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी हमें प्राप्त ही नहीं है या फिर वो उपलब्ध ही नहीं है, वो होता है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ भी है। ठीक है, और याद रखिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल का जो प्रमाण है वो छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से मिला है। ठीक है, फिर देखिए पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में औजार है महानदी घाटी एवं रायगढ़ के सिंघनपुर गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, जो कि पत्थर के हस्तचलित कुदाल थे। रायगढ़ जिले के सिंघनपुर और कबड़ा पहाड़ में अंकित शैल चित्र जो है वो भी पूर्व पाषाण काल के ही उदाहरण है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो रायगढ़ का जो सिंघनपुर की गुफाएं हैं वो किसका उदाहरण है। फिर लिखा होगा पूर्व पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस तरह से ऑप्शंस होंगे और आपको फिर उसमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। ठीक है, देखिए फिर आगे क्या लिखा है कि सिंघनपुर की जो चित्रकारी है वो गहरे लाल रंग की है और इसमें शिकार दृश्य का भी अंकन है। सिंघनपुर में मानव आकृतियां सीधी डंडे के आकार की तथा सीढ़ी के आकार में अंकित की गई हैं। कबरा पहाड़ पर भी लाल रंग से विभिन्न चित्रों यथा छिपकली, घड़ियाल, सांभर, अन्य पशुओं, पंक्तिबद्ध मानव सहित इत्यादि का भी वर्णन है। अब देखिए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में औजार देखिए रायगढ़ के कबरा पहाड़ जो कि लघु पाषाण काल व लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार आकृति के थे, उस तरह की एक कुल्हाड़ी मिली है रायगढ़ के कबरा पहाड़ से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में। और उत्तर पाषाण काल में देखिए, उत्तर पाषाण काल में जो औजार है वो धनपुर से मिला है जो कि बिलासपुर में है। सिंघनपुर की गुफा से भी मिला है। महानदी घाटी, मानव आकृतियों को भी चित्रित किया गया है एवं औजारों की आकृतियां भी उत्तर पाषाण काल में गुफाओं में खुदी हुई थी। फिर देखिए नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में औजार जो है चितवा डोंगरी से मिला है। चितवा डोंगरी कहाँ है? राजनांदगांव में है। टेरम रायगढ़ में है। अर्जुनी दुर्ग में है। और याद रखिएगा कि नव पाषाण काल में छिद्रित धन औजार थे। फिर देखिए हमारा अगला क्या लिखा हुआ है कि धनोरा नामक स्थल से उत्खनन से लगभग 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। बस्तर क्षेत्र से अनेक काष्ठ स्तंभ भी मिले हैं जो कि वीर नायकों के सम्मान में स्थापित किए गए थे। फिर देखिए पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग में महानदी घाटी से इसके अवशेष मिले हैं, सिंघनपुर से मिले हैं, कबरा पहाड़ी से भी मिले हैं, मध्य युग के कबरा पहाड़ से मिले हैं, उत्तर पाषाण युग के महानदी घाटी, धनपुर, सिंघनपुर से मिले हैं, नव पाषाण युग के अर्जुनी, चितवा डोंगरी, टेरम से मिले हैं, लौह युगीन पाषाण का करही भदर से मिले हैं, चिरचारी से मिले हैं, सोरर से मिले हैं, स्तंभ का करका भाटा धनोरा से मिले हैं। ठीक है, फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि प्राचीन सिंघनपुर फिर कबरा पहाड़। सर्वाधिक जानकारी जो मिली है वो कबरा पहाड़ से। रायगढ़ की बोतलदा सबसे लंबी गुफा है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा कौन सी है और कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कौन सी है, बोतलदा है। और कहाँ स्थित है, तो रायगढ़ में स्थित है। फिर चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है, वहाँ मानव और पशु की आकृति भी मिली है। ठीक है, और चितवा डोंगरी की जो खोज है वो भगवान दास बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। बस्तर के कालीपुर, गढ़चंदेला घाट, लोहांग, खड़ग घाट मध्यकालीन माने गए हैं। ठीक है, फिर देखिए अन्य प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में उड़कुड़ा, कांकेर, बोनटीला राजनांदगांव में है। फिर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है कि हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता के कोई साक्ष्य हमारे छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं हुआ है,
परंतु वर्तमान में देश के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हुए साक्ष्यों को देखकर साक्ष्यों से प्राप्त होने की जो संभावना है वो व्यक्त की जा सकती है। वैदिक काल के बारे में देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वेद में केवल कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल क्षेत्र के उत्तर तक का ही वर्णन है, अतः इस काल का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, उत्तर वैदिक काल, ऐसा माना जाता है कि इस काल में आर्यों का प्रवेश एवं प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल का वर्णन है। नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में समुद्रों का वर्णन है। या अतः कहा जा सकता है कि हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है वो उत्तर वैदिक काल से अछूता नहीं रहा था। देखिए, रामायण काल के बारे में देखिए। रामायण काल में विंध्य पर्वत के दक्षिण में कौशल नामक एक शक्तिशाली राजा था। इसी क्षेत्र का नाम इस वजह से कौशल पड़ा था, ठीक है। और इसी वंश में राजा भानुमंत हुए, जिनकी पुत्री कौशल्या थी, जो कि राजा राम की माँ थी और राजा दशरथ की पत्नी थी, ठीक है। देखिए, ऐसा माना ही जाता है कि जो शिवरी नारायण है ना, राम जी ने वहाँ की यात्रा की थी और यहीं शबरी के उन्होंने जूठे बेर खाए थे, ठीक है। फिर देखिए, यहाँ लिखा है कि जन मान्यता के अनुसार लव और कुश का जो जन्म है वो तुरतुरिया, जो कि 12वां पारा में है, वहाँ हुआ था। राम के बाद लव को उत्तर कौशल मिला था और कुश को दक्षिण कौशल मिला था, ठीक है। देखिए, अब महाभारत काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं। तो याद रखिए कि महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख प्राक कौशल या कौशल के रूप में मिलता है, ठीक है। देखिए, महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर लिखा है कि चेदी देश के एक ही अन्य नरेश भब्रुवाहन का उल्लेख मिलता है, जो पांडु पुत्र अर्जुन का पुत्र था। महाभारत कालीन ऋषि तीर्थ की पहचान गूंजी, मणिपुर की पहचान वर्तमान रतनपुर तथा भब्रुवाहन, जो कि अर्जुन का पुत्र था, की राजधानी चित्रांगदपुर की पहचान वर्तमान में शिरपुर या श्रीपुर के रूप में की जाती है। यानी आपको बता दूं कि जो सिरपुर है उसका प्राचीन नाम क्या था, चित्रांगदपुर था। फिर देखिए, बुद्ध काल एवं परवर्ती काल, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में देख लेते हैं। तो परवर्ती बुद्ध काल में यह क्षेत्र पहले नंद वंश, बाद में मौर्य वंश के अधीन रहा था। हेनसांग ने जो विवरण दिया उसमें भी इसका जो वर्णन है वो किया गया है। फिर मौर्य काल देख लेते हैं। मौर्य काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी। तो याद रखिए, जोगीमारा की गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सरगुजा में था। अशोक के खुदे अभिलेख भी यहाँ प्राप्त हुए हैं। भाषा लिपि ये जो है इसकी ब्राह्मी थी। फिर सीता बेंगरा की जो गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा, वो रामगढ़ की पहाड़ी में है। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। देवदासी सुतनुका, ये एक नृत्यांगना थी एवं देवदत्त नामक नर्तक के प्रणय और गाथा का उल्लेख मिलता है। मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं छत्तीसगढ़ में, अकलतरा और ठठारी से, जो कि जांजगीर चांपा में है, वहां से मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन सिक्के कौन से जगह से प्राप्त हुआ, कौन से स्थान से प्राप्त हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो तुरतुरिया है ना, वहाँ से बौद्ध भिक्षुओं का विहार भी मिला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की जो रचना है 200 ईसा पूर्व रामगढ़ की पहाड़ी में ही किया था, ठीक है। अशोक ने सिरपुर में बौद्ध विहार बनवाया था, परंतु उसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। आप सातवाहन काल में छत्तीसगढ़ की स्थिति देख लेते हैं एक बार। देखिए, सातवाहनों की राजधानी आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रतिष्ठान, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। और छत्तीसगढ़ का पूर्वी भाग का कुछ हिस्सा जो है इस समय खारवेल शासन के अंतर्गत आता था। देखिए, 1921 में जांजगीर चांपा के किरारी नामक गांव में तालाब में सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, जो कि वर्तमान में घासीदास संग्रहालय रायपुर में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जांजगीर चांपा से जो किरारी नामक गांव में एक सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ, या फिर छत्तीसगढ़ में जो काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुआ सातवाहन कालीन, वह कौन से संग्रहालय में रखा गया है। तो घासीदास संग्रहालय रायपुर में रखा गया है। यह सातवाहन कालीन चित्रकला का प्रतीक था। सातवाहन राजा जो अपीलक थे, अपीलक के एकमात्र मुद्रा जांजगीर जिले के बालपुर एवं बिलासपुर जिले के मल्हार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, सातवाहन राजा का जो एकमात्र मुद्रा है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बिलासपुर जिले के मल्हार से। यानी बिलासपुर जिले के मल्हार से सातवाहन कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए, शक्ति के पास गुंजी ऋषभ तीर्थ यानी दमाऊ दरहा के शिलालेख में प्राकृत भाषा में सातवाहन राजा कुमार वद श्री का वर्णन, तांबे के आयताकार सिक्के प्राप्त, हाथी, स्त्री, नाग, चित्रित बूढ़ी खार के लेख युक्त प्रतिमा प्राप्त हुआ है। मल्हार
में जो उत्खनन हुआ उससे मिट्टी की मुहर प्राप्त हुई है जिसमें कि वेदश्री का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए कुषाण काल। कुषाण काल कनिष्क के सिक्के जो है वो रायगढ़ खरसिया के तेलीकोट से प्राप्त हुआ है और ये पुरातत्व डी.के. शाह को सबसे पहले प्राप्त हुआ था। इस काल में तांबे के सिक्के बिलासपुर से प्राप्त हुए। मेघवंश। मेघवंश गुप्तों के पहले मेघवंश का शासन था, याद रखिएगा। ये गुप्तों से पहले आए थे। तो कभी क्रम सजाने वाला जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यदि गुप्त वंश, कुषाण काल, मेघवंश या ऐसे होगा वाकाटक वंश तो सबसे पहले याद रखिएगा कुषाण काल आएगा, फिर मेघवंश, फिर वाकाटक, उसके पश्चात गुप्त वंश। ठीक है। एक बार देख लीजिए वाकाटक वंश के बारे में भी कि प्रथम राजधानी वाकाटकों की नंदीवर्धन थी जो कि नागपुर है। और याद रखिएगा प्रसिद्ध राजा थे महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, हरिसेन आदि, जिनका छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वाकाटक नरेशों को बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में राज्य करने वाले नल शासकों से संघर्ष करना पड़ा था, याद रखिएगा। और देखिए महेंद्र सेन। महेंद्र सेन जो कि वाकाटक वंश से बिलोंग करते थे, समुद्रगुप्त के द्वारा ये पराजित किए गए थे महेंद्र सेन। तो क्वेश्चन ऐसा बनाया जा सकता है कि महेंद्र सेन जो कि समुद्रगुप्त से पराजित किए गए थे वे किस वंश के थे? तो याद रखिएगा वाकाटक वंश के थे। और ये जो वर्णन है इनके पराजय का वो हरिशेणकृत प्रयाग प्रशस्ति में भी इसका उल्लेख किया गया है। फिर देखिए रुद्रसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती से इनका विवाह हुआ था रुद्रसेन का। और प्रवर सेन, इनके दरबार में चंद्रगुप्त द्वितीय का भाट कवि कालिदास था। फिर है नरेंद्र सेन। नलवंशी शासक भवदत्त ने हराया था नरेंद्र सेन को। नरेंद्र सेन कौन से वंश का है? तो नरेंद्र सेन जो है वो कौन से वंश का है बताइए? मैंने अभी आपको बताया ना, वाकाटक वंश का है। ठीक है, जो कि नल शासक भवदत्त वर्मन के द्वारा हराए गए थे। फिर देखिए इनके कौशल, मालवा, मैकल पर अधिकार किया था इन्होंने। और पृथ्वी सेन द्वितीय के बालाघाट लेख का भी उल्लेख किया गया। फिर पृथ्वी सेन बदला लेने के लिए नलवंशी शासक भवदत्त के बेटे अर्थपति भट्टारक को हराया और पुष्करी को बर्बाद किया। लिखा है हरिसेन जब वाकाटक वंश नष्ट होने के कगार पर था तब वत्स गलाम वंश के वाकाटक ने आकर शासन किया था। अब गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के धर्म विजय अभियान का भी उल्लेख है। इस अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के जो शासक थे महेंद्र एवं महाकांतार के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। यानी कि जो समुद्रगुप्त था उसने क्या किया था? महेंद्र को भी पराजित किया था, व्याघ्रराज को भी पराजित किया था। ठीक है, और इस क्षेत्र का गुप्त साम्राज्य में विलय नहीं किया गया था। देखिए परास्त तो हुए थे महाकांतार और दक्षिण कौशल, लेकिन महाकांतार और दक्षिण कौशल जो है वो गुप्त साम्राज्य में विलय नहीं हुए थे। ठीक है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरंग में कुमार गुप्त का सिक्का मिला है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा गया है। फिर है 1972 में दुर्ग के बाना बरद से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। वो भी कितने सिक्के? 9 सिक्के, जिसमें एक सिक्का कांच का है समुद्रगुप्त का, 7 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, एक कुमार गुप्त का सिक्का है। ठीक है, दुर्ग के बाना बरद से। फिर एक खरसिया के पास विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का प्राप्त हुआ है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, याद रखिएगा सबसे पहला हमारा है नल वंश। नल वंश है बस्तर। ठीक है, देखिए नल वंश मतलब मेनली उन्होंने बस्तर पे शासन किया था। सबसे पहले नल वंश के जो संस्थापक है वो शिशुक है। उसके बाद शिशुक के उत्तराधिकारी व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वृषराज, वृषराज के बाद वराहराज, वराहराज के बाद भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन के बाद अर्थपति भट्टारक, उसके बाद स्कंद वर्मन, फिर है स्तंभ, स्तंभ के बाद है नंदराज, नंदराज के बाद पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बाद है विरूपाक्ष, फिर विलास तुंग, फिर पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र के बाद है भीमसेन देव, भीमसेन देव के बाद है नरेंद्र थबल। फिर देखिए नलवंश के 5 प्रमुख अभिलेख मिले हैं, जिसमें पहला है पांड्या पादर केसरी बेड़ा, ये अर्थपति भट्टारक का है। ठीक है, फिर राजिम में जो अभिलेख मिले हैं वो विलास तुंग का है, रिद्धिपुर में भवदत्त का मिला है, पोठागढ़ में स्कंद वर्मन का। याद रखिए कि जो
मैंने आपको पढ़ाया कि नल वंश का जो संस्थापक था शिशुक था, पहले ही पढ़ाया, लेकिन वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। याद रखिए, व्याघ्रराज को और महेंद्र सेन दोनों को समुद्रगुप्त ने हराया था। महेंद्र सेन कौन से वंश का था? वाकाटक वंश का था, बिल्कुल करेक्ट। फिर देखिए, वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं बस्तर के कोंडा गांव के एडेंगा नामक स्थान से मिला है। कौन से? एडेंगा नामक स्थान से। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वराहराज की स्वर्ण मुद्राएं बस्तर के कौन से स्थान से मिली है, या फिर पूछ देगा कि कौन से ही स्थान से मिली है, तो आपको बताना होगा। जैसे कि ऑप्शन में लिखा होगा बस्तर, रायपुर, बिलासपुर इत्यादि, तो बस्तर से मिला है। ठीक है। फिर भवदत्त ने वाकाटक नरेश से नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया। अर्थपति को वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन से पराजित कर राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। स्कंदवर्मन के पोठागढ़ अभिलेख के अनुसार इसे नष्ट कर पुष्करी को वापस से बसाया। फिर देखिए, दुर्ग जिले के कूलिया से प्राप्त लेख में स्कंदवर्मन के बाद स्तंभराज व नंदराज का वर्णन। फिर स्तंभराज व नंदराज के कूलिया लेख में वर्णित है। फिर राजिम से प्राप्त जो अभिलेख है उससे यह ज्ञात होता है कि नल वंश का प्रारंभ जो है वो नल नामक राजा से हुआ। विलासतुंग और उनके पूर्वजों को भी नल वंश का कहा गया। देखिए, राज ऋषि कुलवंश ये जो है, इसके जो प्रथम शासक थे सूरदायित्य प्रथम, फिर विभीषण, भीमसेन प्रथम, दायित्वर्मन द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। फिर देखिए, शरभपुरीय वंश के संस्थापक शरभराज, उसके बाद नरेंद्र, फिर प्रसन्नमात्र, प्रवरराज, सुदेवराज और प्रवरराज द्वितीय। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि शासक प्रसन्नमात्र कौन से वंश से थे, तो याद रखिए कि शरभपुरीय वंश के थे प्रसन्नमात्र। राजधानी शरभपुरीय वंश की शरभपुर थी, जो कि आधुनिक सारंगगढ़ है। और याद रखिएगा, संस्थापक इसके सरभराज थे। सरभराज को अमरार्य कुल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरार्य कुल भी कहा जाता है। इस वंश के लेख संबलपुर उड़ीसा से प्राप्त हुए, अतः इतिहासकार संबलपुर को ही शरभपुर मानते हैं। ठीक है। और शरभराज का उत्तराधिकारी नरेंद्र था। देखिए, जो नरेंद्र था, नरेंद्र इसके नाम से ही कुरुद व पिपरुदुला ताम्रपत्र मिलते हैं नरेंद्र के नाम से। प्रसन्नमात्र जो था वो सर्वाधिक प्रतापी राजा था। ठीक है। और प्रसन्नमात्र कौन सा भक्त था? विष्णु भक्त था। ये क्वेश्चन भी PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। नीला नदी, लीलागढ़ के किनारे प्रसन्नपुर शहर की मतलब स्थापना की इसने, और गरुड़, शंख चक्रयुक्त सोने के सिक्के भी चलवाए थे। इसके 2 बेटे थे, जयराज व दुर्गराज। फिर प्रवरराज दुर्ग का उत्तराधिकारी बना। सिरपुर को नई राजधानी इसने बनाया। सुदेवराज ने क्या किया? कौवाताल अभिलेख में इसके सामंत इंद्रबल का वर्णन है। ठीक है। कौवाताल अभिलेख में सामंत इंद्रबल का वर्णन है। प्रवरराज जो है, प्रवरराज वो शरभ वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, 1 लाइनर में आ जाता है समटाइम्स कि प्रवरराज जो है वो शरभ वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। प्रवरराज द्वितीय। ठीक है। अब देखिए, पांडुवंश का जो संस्थापक है वो उदयन माना जाता है। उसके पश्चात इंद्रबल, नन्नराज प्रथम। देखिए, फिर यहाँ पर 2 भागों में विभाजित हो गए, जिसमें एक साइड पे है महाशिव तिवरदेव नन्न द्वितीय, और चंद्रगुप्त, हर्षगुप्त और महाशिवगुप्त बालार्जुन। कई बार PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है वह कौन से वंश से था, तो याद रखिए पांडु वंश से था। देखिए, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख लीजिए जो अंडरलाइन किया हुआ है कि जो हर्षगुप्त है उसकी मृत्यु के पश्चात ही हर्ष की रानी वासटा ने अपने पति की स्मृति में सिरपुर में प्रख्यात लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक विष्णु मंदिर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसका काल जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किसका काल जो है वो स्वर्ण काल कहा जाता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि याद रखिएगा कि महाशिवगुप्त बालार्जुन है उसी के समय ही चीनी यात्री ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आया था, और इसकी रचना सियूकी में इन्होंने छत्तीसगढ़ को कियासलो नाम से उल्लेख किया है। राजमुद्रा पर नंदी, जिसे परमेश्वर कहा जाता था, यह शैव धर्मावलंबी था, और सिरपुर इस समय बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। फिर एक बार आप ये मैप को एक बार देख लेंगे। इसमें प्राचीन काल का जो छत्तीसगढ़ है उसके क्षेत्रीय राजवंश के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है,
एक बार आप इसे अच्छी तरह से देख लेंगे। देखिए ये जो चार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टेबल। देखिए जैसे कि नल राजवंश है वो कौन से समय में आया था, उसकी राजधानी क्या थी, इस तरह से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कलचुरी वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, काकतीय वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, छिंदक नागवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, फड़ी नागवंश, रतनपुर के कलचुरी, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा गया, बहुत बार, कि रतनपुर के कलचुरी की राजधानी क्या थी, तो तुम्माड़ थी, ठीक है। ये तुम्माड़। बाढ़ वंश की राजधानी थी पाली, ये भी आता है समटाइम्स, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार। फिर देखिए मंदिर का नाम और मंदिर निर्माणकर्ता। जैसे देखिए महामाया मंदिर रतनपुर लिखा हुआ है ना, ये महामाया मंदिर रतनपुर जो है वो रत्नदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये कलचुरी वंश के थे, रत्नदेव प्रथम। लक्ष्मण मंदिर मैंने आपको पहले बताया, ये वासुटा, रानी वासुटा के द्वारा बनवाया गया था और ये सोमवंश की थी। सोमवंश जिसे पांडु वंश भी कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, ये देखिए लक्ष्मण मंदिर जो है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वो रानी वासुटा के द्वारा बनवाया गया था। फिर है भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर जो है वो कवर्धा में है और ये गोपाल देव के द्वारा बनवाया गया था। गोपाल देव फड़ी नागवंश के थे, ठीक है। उसके बाद है शिव मंदिर। शिव मंदिर ये पाली में है और इसे बनवाया था जयमऊ ने, जो कि कलचुरी वंश के थे। शिव मंदिर जो कि तारासुर में था, उसे छिंदक नागवंश के द्वारा बनवाया गया था। और राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर राजिम में है और इसे विलास तुंग के द्वारा बनवाया गया था, जो कि नल वंश के हैं। फिर देखिए सोमवंश। सोमवंश के शासक जो थे वो शिवगुप्त थे, उसके बाद जन्मेजय थे। फिर है महाभवगुप्त प्रथम, ये त्रिकलिंग का अधिपति इन्हें कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये पीवाईक्यू में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, कि जो त्रिकलिंग का अधिपति है वह कौन कहलाता है। मान लीजिए ऑप्शन में लिखा होगा शिवगुप्त, जन्मेजय, महाभवगुप्त प्रथम, तो याद रखिएगा त्रिकलिंग का अधिपति महाभवगुप्त प्रथम को कहा जाता है। फिर देखिए नागवंश के बारे में है कि छत्तीसगढ़ में नागवंश की 2 शाखाओं का शासन का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले कवर्धा में फड़ी नागवंश, फिर है बस्तर में छिंदक नागवंश, ठीक है। 2 तरह के हैं, कवर्धा में फड़ी नागवंश और बस्तर में छिंदक नागवंश। तो याद रखिए कि बस्तर के छिंदक नागवंश जो है वो बस्तर का प्राचीन नाम क्या था, पहले देखिए। बस्तर का जो प्राचीन नाम है वो चक्रकूट या भ्रमरकूट था, ठीक है। और यहाँ नागवंशियों का शासन था। नागवंशी शासकों को छिंदक या फिर शिंद वंश भी कहा जाता है, इसीलिए इस वंश का नाम है छिंदक नागवंश, ठीक है। छिंदक नागवंश के जो राजा थे, जो शासक थे, उनमें सबसे पहले है नृपति भूषण। नृपति भूषण याद रखिएगा कि एर्राकोर्ट से प्राप्त अभिलेख में इस वंश का संस्थापक इसे बताया गया है। और उसके पश्चात है धारावर्ष। धारावर्ष जो है, इसके सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में तालाब व शिव मंदिर बनवाया था और इसका जो वर्णन है वो बारसूर शिलालेख में मिलता है। फिर है मधुरांतक देव। फिर देखिए उसके पश्चात सोमेश्वर देव, सोमेश्वर द्वितीय, जगत देव भूषण, ये सारे ही जो है वो छिंदक नागवंश के हैं। फिर देखिए हरिचंद्र देव। हरिचंद्र देव जो है वो छिंदक नागवंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। और याद रखिएगा कि उन्होंने 1324 ईस्वी तक शासन किया। काकतीय शासक अन्नम देव ने पराजित किया था इन्हें, ठीक है। फिर देखिए लिखा है हरिश्चंद्र देव की बेटी चमेली देवी ने अन्नम देव से कड़ा में मुलाकात किया, जो कि चक्रकोट की लोक कथा में आज भी वर्णित है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, छिंदक नागवंशियों ने बारसूर के मामा भाजा मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता भी है कि किस वंश के शासकों ने मामा भाजा मंदिर का निर्माण करवाया था, तो याद रखिएगा छिंदक नागवंश। इसके पश्चात हो जाएगा हमारा कवर्धा के फड़ी नागवंश। याद रखिएगा छिंदक नागवंश थे बस्तर के और कवर्धा के हैं फड़ी नागवंश। देखिए फड़ी नागवंश के जो संस्थापक है वो अहिराज माने जाते हैं। और याद रखिए जो गोपाल देव हैं, गोपाल देव,
उन्होंने 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल देव ने करवाया था। जो भोरम देव का मंदिर है वो खजुराहो मंदिर से प्रेरित है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो भोरम देव का मंदिर है वो नागर शैली या चंदेल शैली में निर्मित है, ठीक है। उसके बाद देखिए रामचंद्र देव, इन्होंने मड़वा महल का निर्माण करवाया था। मड़वा महल बेसिकली एक शिव मंदिर है और यह एक विवाह का प्रतीक है। मड़वा महल को इसी वजह से ही दुल्हा देव भी कहा जाता है। मड़वा महल में कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था रामचंद्र देव ने। फिर देखिए कांकेर के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक है वो सिंहराज है, ठीक है, सिंहराज। और अन्य शासक हैं व्याघ्रराज, वोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमदेव, ठीक है, याद रखिएगा। कांकेर से एक शासक भानुदेव का भी लेख मिलता है। फिर देखिए काकतीय वंश, काकतीय वंश जो है याद रखिएगा वो बस्तर में बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बस्तर का काकतीय वंश 14वीं शताब्दी से प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश रहा है काकतीय वंश। इसके संस्थापक कौन है? अन्नम देव। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अन्नम देव कौन से वंश के थे, तो याद रखिएगा कि अन्नम देव जो थे वो संस्थापक थे काकतीय वंश के। याद रखिएगा अन्नम देव ने दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए और क्वेश्चन यही पूछ दिया कि दंतेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कौन से वंश के राजा ने, तो याद रखिएगा काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने करवाया था। फिर देखिए काकतीय वंश के अन्य राजा हैं हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव, ठीक है, याद रखिए पुरुषोत्तम देव। इन्होंने मंदोदा से राजधानी स्थानांतरित कर बस्तर को बनाया था पुरुषोत्तम देव ने। और बस्तर का दशहरा, गोंचा पर्व, बस्तर की रथ यात्रा को पुरुषोत्तम देव ने ही प्रारंभ करवाया था, याद रखिएगा। उड़ीसा के राजा ने रथपति की उपाधि किसे दी थी, तो पुरुषोत्तम देव को दी थी, याद रखिएगा। उड़ीसा के राजा ने रथपति की उपाधि किसे दी थी? पुरुषोत्तम देव को। पुरुषोत्तम देव कौन से वंश के थे? काकतीय वंश के। फिर देखिए प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर सिंह देव, राजपाल देव, ये सारे लोग जो हैं वो बताइए किसके थे? काकतीय वंश के। याद रखिए कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछता है कि प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि कौन से काकतीय वंश के राजा को मिली, तो याद रखिए प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि जो है वो राजपाल देव को मिली थी, याद रखिएगा इस चीज को। इसके अतिरिक्त अजमेर सिंह भी जो है वो भी काकतीय वंश के हैं। दरिया देव भी काकतीय वंश के हैं। फिर इसके बाद देखिए याद रखिएगा कि महिपाल देव भी जो है काकतीय वंश के हैं और महिपाल देव के ही समय पर परलकोट का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भूपाल देव जिसे तारापुर परगना का जमींदार बनाया गया था, इसके सौतेले भाई को, दलगंजन सिंह को। फिर देखिए भैरम देव जो है वो अंग्रेजों के अधीन प्रथम शासक था और 1856 में छत्तीसगढ़ संभाग का डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट जो है वो प्रथम ऐसा यूरोपीय था जो कि बस्तर आया था। किसके काल में? भैरम देव के काल में। रानी चोरीस जो है वह भी जो है वो काकतीय वंश से बिलोंग करती थी और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कही जाती है। उसके पश्चात है रुद्र प्रताप देव। शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली थी वो दिया हुआ है। राज्याभिषेक कहाँ से दिया हुआ है, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि रुद्र प्रताप देव के ही काल में जगदलपुर को चौराहों का शहर बनवाया गया था, रुद्र प्रताप देव, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने सड़कों का भी निर्माण करवाया और यूरोपीय युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किया था इन्होंने, जिस कारण से उसे सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि भी धारण की गई थी। याद रखिएगी जो रुद्र प्रताप देव के ही टाइम पे भूमकाल विद्रोह हुआ था जो कि 1910 में हुआ था, भूमकाल विद्रोह। और याद रखिए कि इसके शासनकाल में क्या हुआ था, घेटी पोनी प्रथा शुरू हुई थी जो कि स्त्री विक्रय से संबंधित एक प्रथा है। फिर देखिए प्रफुल्ल कुमारी देवी, और प्रफुल्ल कुमारी देवी के बारे में क्या विशेष है कि ये छत्तीसगढ़ की प्रथम व एकमात्र महिला शासिका हैं। ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की एकमात्र
महिला शासिका कौन है? प्रफुल्ल कुमारी देवी। पति प्रफुल्ल चंद्र देव। फिर देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भंजदेव लिखा है ना, भंजदेव, भंजदेव अंतिम काकतीय शासक था, इस चीज को याद रखिएगा। और याद रखिएगा 1948 में बस्तर रियासत का भारत संघ में विलय हो गया था। फिर विजय सिंह भंजदेव, भरत चंद भंजदेव, ये सारे जो हैं वो काकतीय वंश के हैं। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास पढ़ा है और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।